नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एग्ज़ाम ऑफिशियल में। तो आज हम लोग देखेंगे प्रस्तावना को, ठीक है। इससे पहले हम लोग देखे थे संविधान के मूलभूत तत्व, उसके बाद हमने देखा लोकतंत्र को। लोकतंत्र पे हमने 2 वीडियो दिए थे, लोकतंत्र पार्ट 1, लोकतंत्र पार्ट 2। इन दोनों पार्ट में हमने लोकतंत्र को विस्तृत रूप से समझाया था। हमने बताया था कि लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें हमने ये भी बताया था कि लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कार्यपालिका और विधायिका के संबंध के आधार पर, और दूसरा केंद्र एवं राज्य के मध्य संबंध के आधार पर, ठीक है। तो जो विधायिका एवं कार्यपालिका के संबंध के आधार पर थी वो भी 2 प्रकार की थी। कौन कौन सी? संसदीय शासन व्यवस्था और राज्य अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। और ये जो केंद्र राज्य के मध्य संबंध के आधार पर थी वो कितनी प्रकार थी? 3 प्रकार की थी। कौन कौन सी? संघीय शासन व्यवस्था, परिसंघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था। तो ठीक है दोस्तों, हमने इन सभी लोकतंत्र को, सभी व्यवस्थाओं को एक डिटेल में अध्ययन किया था, बहुत ही विस्तृत अध्ययन किया था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आई होंगी। और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि संविधान का वर्गीकरण, इसके ठीक पहले वाला वीडियो, उसमें मैंने बताया था कि संविधान सभा की मांग कब हुई थी, कैसे हुई थी, संविधान सभा कब लागू हुआ था, क्या हुआ था, सब कुछ मैंने डिटेल में पढ़ा उसको भी। तो आज हम लोग पढ़ते हैं प्रस्तावना को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रस्तावना। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि प्रस्तावना है क्या, अर्थात प्रस्तावना में क्या लिखा गया है, तो उसे सुन लीजिए। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। तो ये हो गया हमारा संविधान का प्रस्तावना, जो मैंने अभी बोला। ये चीज़ें प्रस्तावना में लिखी गई है। तो अब हम लोग बात कर लेंगे कि प्रस्तावना के तहत हमें पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है। तो प्रस्तावना में तो हम प्रस्तावना के बारे में सब कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि प्रस्तावना का विचार सबसे पहले आया कहाँ से, और वह कौन सा देश है जिसने प्रस्तावना को सबसे पहले अपने संविधान में शामिल किया, ये इसको बताएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं ऐतिहासिक वर्णन, प्रस्तावना का ऐतिहासिक वर्णन। उसके बाद हम बताएंगे कि ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में जो शब्द इस्तेमाल किए गए, जैसे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र इत्यादि, इन सब के आधार पर जो भारतीय राज्य, उनका स्वरूप कैसा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग इन सभी पहलुओं पर नज़र डालेंगे। तो चलिए इनको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इन सब में सबसे पहले हम नज़र डालेंगे किस पर, इसको डायग्राम पहले बना लेते हैं हम लोग, उसके बाद समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संविधान का ऐतिहासिक वर्णन, उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, भारतीय राज्य का स्वरूप प्रस्तावना के आधार पर क्या देखेंगे, भारतीय राज्य का स्वरूप। उसके बाद क्या देखेंगे दोस्तों कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है। उसके बाद हम लोग देख लेंगे क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, दिख रहा है इधर, हाँ।
क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? ठीक है, तो हम इन सब पर बारी बारी से नज़र डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका ऐतिहासिक वर्णन। ठीक है, तो ऐतिहासिक वर्णन के तहत हम लोग जानेंगे कि जो प्रस्तावना है, सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान ने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया था, अमेरिका देश ने। ठीक है, उसके बाद हमारा जो देश है भारत, तो भारत ने अमेरिका के इस विचार से काफ़ी प्रभावित हुआ। भारत अमेरिका के इस प्रस्तावना वाले विचार से काफ़ी प्रभावित हुआ। तो भारत में प्रस्तावना के विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है, लेकिन जो प्रस्तावना में शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, जो भाषा इस्तेमाल किया गया है, वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। कहाँ से दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो और भारत में सबसे पहले जो प्रस्तावना है, ये कहाँ किसने प्रस्तावित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इससे पहले हमने बताया था, जो संविधान का वर्गीकरण वाला चैप्टर है, उसमें मैंने बताया था कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, और वही उद्देश्य प्रस्ताव जो है हमारे आज के संविधान का जो प्रस्तावना है, उसी का आधार है, उसी का संशोधित रूप है। ठीक है, तो हमने ये भी बताया था कि उस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, क्योंकि उसमें मुस्लिम लीग ने उस बैठक का बहिष्कार कर दिया था। इसलिए जो संविधान सभा है वो चाहती थी कि जो प्रस्तावना है वो पूरे देश की जनता की सहमति से हो, लेकिन उसमें मुस्लिम लीग तो थी ही नहीं, इसलिए उस दिन उसको नकार दिया गया। तो ये जो संविधान सभा है, किस दिन जो उद्देश्य प्रस्ताव किस दिन स्वीकार किया गया? हमने बताया था पिछली वीडियो में कि 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, तो इन सभी पहलुओं को हम लोग देख लेते हैं और लिख लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका ऐतिहासिक वर्णन। ठीक है, ऐतिहासिक वर्णन के तहत हम लोग देखते हैं, लिख लेते हैं कि अमेरिका विश्व का प्रथम देश है जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। प्रस्तावना को शामिल किया। अमेरिका विश्व का पहला देश है जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। अब दूसरा देख लेते हैं। भारत भी इसी अमेरिकी संविधान के प्रस्तावना से, अमेरिकी संविधान का ये जो प्रस्तावना शामिल किया था, इसी से प्रभावित हुआ था। तो लिख लेते हैं कि भारत का प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। अमेरिकी संविधान से प्रभावित होकर, या फिर हम ऐसे लिख सकते, भारत में प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रभावित होकर शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं कि भारत में प्रस्तावना में जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय प्रस्तावना में भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, अर्थात कैसे भारत की प्रस्तावना में भाषा, भारत की प्रस्तावना की भाषा लिख लेते हैं। प्रस्तावना की भाषा
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद अगला पॉइंट लिख लेते हैं। हमने बताया कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू ने रखा था, उसको लिख लेते हैं कि सर्वप्रथम 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सामने रखा गया। संविधान सभा के सामने रखा गया और संविधान सभा द्वारा उसे अस्वीकार कर दिया गया था। क्यों अस्वीकार कर दिया गया था? क्योंकि उसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी। तो इसको स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। तो इस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं। संविधान सभा के सामने रखा गया, जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। ठीक है दोस्तों, जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसी उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में संशोधित करके प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संशोधित करके प्रस्तावना के रूप में शामिल किया गया। नीचे तक दिख रहा है ना? हाँ, शामिल किया गया। तो ये हो गया प्रस्तावना का ऐतिहासिक वर्णन। तो अब तो हम जान लेते कि प्रस्तावना पहले होता क्या है, प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि प्रस्तावना एक ऐसी दस्तावेज है जिसमें किसी देश की महत्वपूर्ण बातें या फिर विशेष उद्देश्य शामिल होते हैं। इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं प्रस्तावना को। ये प्रस्तावना की डेफिनेशन हो जाती है। ठीक है, तो लिख लेते हैं डेफिनेशन को ठीक है। चलिए इसको भी मिटा दें। प्रस्तावना का परिभाषा हम कैसे लिख सकते हैं? अगर लिखना हो तो प्रस्तावना में किसी देश की महत्वपूर्ण बातें और विशेष उद्देश्य शामिल होते हैं। महत्वपूर्ण बातें और विशेष उद्देश्य शामिल होते हैं। विशेष उद्देश्य शामिल होते हैं। तो इसी चीज़ को पढ़ने के बाद एक व्यक्ति थे नाना पालकीवाला, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। क्या? संविधान का परिचय पत्र, लिख लो इसको भी, शामिल होते हैं। इसी कारण नाना पालकीवाला
नाना पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। संविधान का परिचय पत्र कहा है। संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया संविधान। दोस्तों एक बात और नोट कीजिएगा कि जो संविधान थी, जो संविधान की प्रस्तावना थी, उसे संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से क्या कहा गया था? संविधान की आत्मा। अर्थात जो संविधान सभा थी, संविधान सभा द्वारा कहा गया कि ये जो प्रस्तावना है, हमारी प्रस्तावना संविधान सभा की हमारे संविधान की आत्मा है। उसको भी लिख लेते हैं। तो अगला पॉइंट डाल के लिख सकते हैं कि संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना गया है। ठीक है दोस्तों, जबकि पंडित नेहरू ने क्या माना था? किसको? पंडित नेहरू ने मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा का संज्ञा दिया है। और भीमराव अंबेडकर ने अपना अलग मत दिया इस पर कि उन्होंने कहा कि जो अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 मूल अधिकार के तहत आता है। मूल अधिकार का 6वां अधिकार है। क्या उसमें जो कहा गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये जो मूल अधिकार के तहत आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में है। उसे भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि यह संविधान की आत्मा है। ठीक है। और एक और व्यक्ति हैं जी ऑस्टिन, इन्होंने नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा की संज्ञा दिया है। ठीक है, तो लिख लेते हैं। पंडित नेहरू ने मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा मानते हैं। अगला पॉइंट लिख लेते हैं। अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुच्छेद 32 में क्या है दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा माना है। संविधान की आत्मा माना है। इसी कड़ी में जी ऑस्टिन ने किसको माना है संविधान की आत्मा? नीति निर्देशक तत्व को। जी ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्व को दिखाया ना। हाँ, नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा माना है। तो ये तो हो गया, एक मत हो गया कि किसको संविधान की आत्मा कहा है। तो पंडित नेहरू ने मूल अधिकारों को और अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और जी ऑस्टिन ने मूल नीति निर्देशक तत्व को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना का जो प्रथम वर्ड है हम भारत के लोग। क्या? हम भारत के लोग। क्या है? हम भारत
के लोग, अर्थात संविधान का निर्माण किसके द्वारा? भारत के जनता द्वारा, भारत की जनता द्वारा, भारत के लोगों द्वारा। अर्थात अभी भी जो राजनीतिक सत्ता है उसमें उसका मुख्य स्रोत क्या है? जनता ही है, उसका भी मुख्य स्रोत जनता ही है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो ये प्रस्तावना में जो लिखा है हम भारत के लोग, इसी के तहत, अर्थात ये हम कह सकते हैं जो जनता है, भारत की जनता है, वो सरकार चाहे तो गिरा भी सकती है, चाहे तो बैठा भी सकती है सरकार में किसी को भी। ठीक है, तो हम लोग अब आगे देख लेते हैं इसी कड़ी में इस चीज़ को कि भारतीय राज्य का स्वरूप क्या है। भारतीय राज्य का स्वरूप क्या है? ठीक है, तो भारतीय राज्य के स्वरूप में हमने बताया कि किस चीज़ों के आधार पर हम लोग देखेंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद देख लेंगे समाजवादी, लोकतांत्रिक देख लेंगे, लोकतांत्रिक या फिर लोकतंत्र, उसके बाद गणराज्य है ना, धर्मनिरपेक्ष को भी देख लेंगे, धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद लोकतंत्र, लोकतंत्र इधर देख लिए, गणराज्य देख लेंगे, सॉरी पहले धर्मनिरपेक्ष को देखेंगे उसके बाद लोकतंत्र को, धर्मनिरपेक्ष उसके बाद लोकतंत्र। ठीक है दोस्तों, तो हम इन सब पहलुओं पर बारी बारी से नज़र डालेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम इन सबको बारी बारी समझ लेते हैं। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, समाजवादी क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है और गणराज्य क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बारी बारी समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण मतलब पूरी तरह से, प्रभुत्व संपन्न मतलब हम अपने आप के मालिक, प्रभुत्व मतलब मालिक। ठीक है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि ऐसा राज्य जो अपना निर्णय स्वयं ले सके। ठीक है, चाहे वह निर्णय बाहरी निर्णय हो या फिर आंतरिक, अर्थात उस देश का या फिर उस राज्य का बाह्य निर्णय हो या फिर उस राज्य के अंदर का निर्णय हो। उस राज्य में जैसे कोई भी घटना घटित होती है तो वो जो निर्णय लिया जाता है वो अपने मन से ले सकता है, तो इसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहते हैं। तो अगर उदाहरण के तौर पर हम आपको बताएं तो इसे समझ लीजिए कि जब पंडित नेहरू ने 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली थी, राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार की थी, तो लोगों ने सवाल उठाया था कि इससे तो जो ब्रिटेन का राजा है, वो जो ब्रिटेन का राष्ट्राध्यक्ष है, वो तो भारत का भी राष्ट्राध्यक्ष बन जाएगा, जबकि भारत आज़ाद हो चुका है। तो पंडित नेहरू ने उन्हें बताया कि, उन्हें समझाया कि भारत जो है राष्ट्रमंडल की जो सदस्यता ली है वह अपने मन से ली है और भारत का राष्ट्राध्यक्ष ब्रिटेन का राष्ट्राध्यक्ष नहीं होगा। भारत जब चाहेगा तब राष्ट्रमंडल की सदस्यता को त्याग सकता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो भारत है 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बन गया। ठीक है, दूसरा आता है समाजवादी। समाजवादी के तहत होता क्या है कि जो समाजवादी की विचारधारा होती है उसे हम ऐसे समझ लेते हैं कि ये जो है समाजवादी के तहत ये आता है कि समाज में समानता बनाए रखना और जो गरीब और निम्न तबकों के लोग हैं, निम्न तबके के लोग हैं, उनके विकास के लिए योजनाएं बनाना, उनको ध्यान में रखना तथा जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई हैं और जो भेद विभेद है उनको समाप्त करना, ये हो जाता है समाजवादी का मुख्य कार्य। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष देख लेते हैं। जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है, अर्थात जो धर्मनिरपेक्ष राज्य या राष्ट्र, देश कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी विशेष धर्म को अपने संविधान में मान्यता नहीं देता है, अर्थात किसी विशेष धर्म को राजकीय धर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है।
यह सभी धर्मों को महत्व देता है, सभी धर्मों को शरण देता है और किसी भी धर्म की आलोचना नहीं करता। और न तो यह अपने राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे राष्ट्रीय झंडा हो गया, राष्ट्रगान हो गया, इन सब में किसी भी धर्म के चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, किसी भी धर्म को शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। अब आते हैं लोकतंत्र पर। तो लोकतंत्र जो होता है, जिसे भारत में क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था लागू है। तो लोकतंत्र के तहत हम ऐसे समझ लेते हैं कि जो लोकतंत्र होता है, वहाँ की जो सरकार होती है, जो सरकार का निर्माण किया जाता है, वो वहाँ की जनता द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब समझ लेते हैं गणराज्य क्या होता है। गणराज्य जैसे कोई देश है, वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्राध्यक्ष के आधार पर हम लोग देख सकते हैं। जैसे अगर राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है तब तो वह गणराज्य या गणतंत्र कहा जाएगा, लेकिन अगर चुनाव नहीं होता है तो राजतंत्र कहा जाएगा। तो हम इन सबको बारी बारी से लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राज्य का स्वरूप सबसे पहले लिख देते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। कहाँ तक आ गया, यहाँ तक। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है। चलिए इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को। तो लिख लेते हैं हम ऐसे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो राष्ट्र होता है, वह अपना निर्णय खुद लेता है। अपना निर्णय खुद लेना, या फिर लिख लेना कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अपना निर्णय खुद लेता है। ठीक है, दूसरा का, वह अपना निर्णय चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, अपनी स्वीकृति से लेगा। आंतरिक वह बाह्य निर्णयों को अपनी ही स्वीकृति से, अपनी ही मर्जी से लेने के लिए, अपनी ही मर्जी से ले सकता है। लेकिन जब नेहरू ने 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता को स्वीकार किया था, तो हमने अभी बताया कि यह प्रश्न उठा था कि अगर ऐसा होता है तो जो ब्रिटेन का राष्ट्राध्यक्ष है वह भारत का भी राष्ट्राध्यक्ष बन जाएगा। तो इस पर नेहरू ने जवाब देते हुए क्या कहा था कि जो पहली बात उन्होंने कहा कि भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वेच्छा से लिया है, और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो ब्रिटेन का राष्ट्राध्यक्ष है वो भारत का राष्ट्राध्यक्ष कतई नहीं होगा, और अगर भारत जब चाहे तब राष्ट्रमंडल की सदस्यता त्याग सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिखेंगे तो ज़्यादा समय जाएगा। तो आगे देख लेते हैं हम समाजवादी को। समाजवादी, तो इसको देख लेते हैं। समाजवादी का मुख्य उद्देश्य, समाजवादी विचारधारा का मुख्य उद्देश्य क्या है उसको देख लेते हैं। पहला उद्देश्य क्या है कि समाज में समानता बनाए रखना। समाज में समानता को बनाए रखना। उसके बाद समाज में भेदभाव को समाप्त करना। ठीक है दोस्तों, और एक और है एक पॉइंट, उसको लिख लेते हैं ऐसे कि जो समाज में जो निम्न और गरीब तबके के लोग हैं उनके विकास के लिए कार्य योजनाएं बनाना। समाज में
निम्न व गरीब तबकों के लिए गरीब तबकों के विकास के लिए गरीब तबकों के विकास के लिए योजनाएं बनाना। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया समाजवादी। अब देख लेते हैं समाजवादी के बाद क्या था, धर्मनिरपेक्ष देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष को हम लोग देख लेते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है मैंने अभी बताया, उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य में किसी धर्म को मान्यता नहीं देता है। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि किसी धर्म को संविधान में मान्यता नहीं देता है। किसी धर्म को संविधान में मान्यता नहीं देता है। कौन नहीं देता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लीजिए कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी धर्म की आलोचना नहीं करता है। किसी भी राज्य की आलोचना, किसी भी धर्म की आलोचना नहीं करता है। ये जो लिखे किसी धर्म को संविधान में मान्यता नहीं देता, तो किसी धर्म विशेष को लिखिएगा। ठीक है, किसी धर्म विशेष को संविधान में मान्यता नहीं देता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लीजिए कि यह सभी धर्मों को एक समान रूप से देखता है। यह सभी धर्मों को एक समान रूप से देखता है। ठीक है दोस्तों, अगला लिख लीजिए धर्मनिरपेक्ष राज्य अपने किसी धर्म विशेष को अपने राष्ट्रीय चिन्हों, अपने राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे क्वेश्चन में लिख लेते हैं, जैसे राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज दिख रहा है ना, हाँ, राष्ट्रीय ध्वज किसी धर्म विशेष को अपने राष्ट्रीय प्रतीकों में शामिल नहीं करता है। नहीं करता है, किसी धर्म विशेष के प्रतीकों को अपने राष्ट्रीय प्रतीकों में शामिल नहीं करता। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग देख लेते हैं इसके बाद क्या है। धर्मनिरपेक्ष के बाद क्या क्या छूटा है, लोकतंत्र और गणतंत्र या गणराज्य। ठीक है, तो लोकतंत्र को देख लेते हैं। लोकतंत्र, ठीक है, तो लोकतंत्र हमने बताया कि लोकतंत्र ऐसा राज्य है, मतलब लोकतंत्र जो है वहाँ का जो सरकार होता है वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है अपने प्रतिनिधियों के द्वारा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, ऐसा राज्य जहाँ सरकार का निर्माण वहाँ की जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से
रूप से अपने प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है, अपने प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है, अपने प्रतिनिधियों के द्वारा। ऐसा राज्य जहाँ सरकार का निर्माण वहाँ की जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है, किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी लोकतंत्र है। कौन सा लोकतंत्र? संसदीय शासन व्यवस्था। हमने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था, जो लोकतंत्र वाला चैप्टर था उसमें मैंने बताया था कि भारत में कौन सी शासन व्यवस्था लागू है? संसदीय शासन व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाता है। नीचे ना हो तो लिख लीजिए, भारत में लोकतंत्र लागू है, भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर कौन सी व्यवस्था लागू है? संसदीय शासन व्यवस्था। कौन सी? संसदीय शासन व्यवस्था लागू है भारत में। लागू है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं गणराज्य को या फिर गणतंत्र को। गणतंत्र को इस स्वरूप में हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं उनका चुनाव होता है, बस यही हो गया गणतंत्र। लेकिन जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, अगर हम उनके आधार पर देखें तो जब राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है तो वो तो गणतंत्र हो जाता है। लेकिन जो जिनका चुनाव नहीं होता है, जिस देश के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है, उसे राजतंत्र कहते हैं। इस चीज़ को लिख लीजिए ताकि आप ये दोनों जान जाइए यहाँ पर। तो गणतंत्र के तहत हम लोग लिख लेंगे कि ऐसा राष्ट्र जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष, जहाँ के राष्ट्राध्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं, चुनाव द्वारा चुने जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि जहाँ के ऐसा राज्य जहाँ के राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन होता है, वहाँ पर गणराज्य स्थापित होता है। गणराज्य या गणतंत्र स्थापित होता है। यहाँ नोट करके लिख लीजिएगा कि जिस राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है, राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है, वहाँ राजतंत्र होता है। वहाँ राजतंत्र होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह अपने पद को वंशानुगत पाए होते हैं। ठीक है, अर्थात जहाँ राजतंत्र होता है वहाँ पर पद वंशानुगत होता है। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जिस राष्ट्र में राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत हो वहाँ राजतंत्र होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद बच जाता है कि आपका क्या प्रस्तावना संविधान सभा का अंग है, और फिर बचता है कि क्या संविधान सभा में संशोधन हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग इस चीज़ को इसके नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। ठीक है, छोटा सा वीडियो का 5-10 मिनट का उसको देख लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमें इजाज़त दीजिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।